एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। जैसा कि अब हमें पता है कि हमारे एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको बस अब लास्ट के ही कुछ 30-32 दिन अप्रॉक्सीमेटली बच गए हैं। इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस लास्ट के 30 डेज़ की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम इस लास्ट के 30 डेज़ को और यूज़फुल बना सकते हैं और इन 30 डेज़ में अपना बेस्ट दे सकते हैं। हमारे पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के एक स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम पैटर्न में एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि इसमें टियर 1 और टियर 2 का सीन नहीं होता, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, देन उस पे आपका मार्क्स बनेगा, देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आगे आपका जॉइनिंग वो सीन रहता है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न रहता है कि सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन में होता है। सेशन 1 में क्या होता है, आपका मैथ्स का सेक्शन रहता है और रीजनिंग का सेक्शन रहता है। मैथ्स से आपका 20 क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, और 60 मार्क्स का एक रहता है, मतलब कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। मैथ्स के 60 मार्क्स, रीजनिंग के 60 मार्क्स। और ये 40 क्वेश्चन जो रहते हैं, 20 मैथ्स के 20 रीजनिंग के, इसके करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स रहते हैं। और बट ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आप सेशन 1 क्लियर नहीं कर पाते तो आपका सेशन 2 चेक ही नहीं होगा। आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा। अब हमारा सेशन 2 में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के। इसमें भी 45 मिनट्स हमारे पास टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स रहता है। अब एक प्लस पॉइंट क्या है कि जो सेशन 1 है मैथ्स और रीजनिंग का, वो ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, मैंने अभी आपको बताया। प्लस इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये नो नेगेटिव मार्किंग है। ये नेगेटिव मार्किंग आपको सेशन 1 मैथ्स और रीजनिंग में मिलेंगे नहीं। ये जो बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ईजी है कि उनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट हाँ, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे जीएस और जीएसजी के और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग है। अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या स्टडी होनी चाहिए, कैसे क्या कीज़ होनी चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत लोग होंगे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, बस वो रिवीजन कर रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लेट स्टार्ट किया होगा, उनका कुछ चैप्टर्स बचा होगा, तो वो अपने जो भी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो, वो क्लासेस को पैरेलली फॉलो करते रहिए। उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, आपने जितना पढ़ा है उसका सेल्फ स्टडी कीजिए और शॉर्ट क्विज़ लगाइए। जैसे कि बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म्स है या इंटरनेट पे भी क्विज़ फॉर्मेट में शॉर्ट्स क्विज़ आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आप वैसे लगाइए, जो जो टॉपिक, जो जो चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया है उन सारे चैप्टर्स को टॉपिक के आप क्विज़ लगा सकते हैं, जिससे आपका कि वो चैप्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा आपने जो भी अब तक पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़िए तब रिवीजन कीजिए। बट जितना भी सिलेबस आपने अब तक कंप्लीट कर लिया है वो सबको रिवीजन कीजिए। हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में जो जो आपने पढ़ा सबका रिवीजन कीजिए। ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं फॉर न्यू स्टूडेंट। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे होंगे। उन्होंने इस एग्ज़ाम को इससे पहले कभी दिया नहीं होगा। उनके लिए एक अलग रोड मैप टाइप का है। उनके लिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न को अंडरस्टैंड कीजिए कि एग्ज़ाम कैसा क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चंस है, कैसा उसका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहले आप एग्ज़ाम का पैटर्न को एनालाइज़ कीजिए। आप कहाँ से कीजिएगा, इसके लिए आपको पीवाईक्यू को आप देखिए, पीवाईक्यू को लेके बैठिए, खुद से एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम कैसे पूछ रहा है, किस पैटर्न पे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। सेकेंडली, फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट विथ हेल्प ऑफ पीवाईक्यू। मतलब आपका जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, लाइक मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिए पहले कि वो कॉन्सेप्ट कैसे बना, कहाँ से बना, उस पर क्या क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग कीजिए। और ये कैसे बिल्ड होगा, ये बिल्ड होगा हेल्प ऑफ पीवाईक्यू से। आप पीवाईक्यू को जब तक एनालाइज नहीं कीजिएगा आप क्वेश्चन को बिल्ड नहीं कर पाइए। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए उस पर। नेक्स्ट है स्टार्ट रिवीजन विद द ईजी टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले आप ईजी टॉपिक जो भी है उससे रिवीजन स्टार्ट कीजिए। लाइक रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में या मैथ्स में आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके लिए बहुत ईजी, ये वेरी करता है हर स्टूडेंट का। किसी का मैथ्स का कोई टॉपिक ईजी होगा, किसी को कोई टॉपिक ईजी लगता होगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए, आपके जो भी ईजी टॉपिक है फर्स्टली उससे। उसके बाद डेली स्टडी मत पढ़ना मत छोड़िए। लास्ट के 30 डेज़ में अगर आप सिर्फ पढ़ना छोड़ देंगे तो भी दिक्कत होगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होगा। तो आप पढ़ते रहिए, जो जो आप कंप्लीट कर सकते हो वो करिए सिलेबस। और डेली रिवीजन आप
हर दिन अब जो लास्ट के 30 डेज़ बचे हैं ना, अब आप ये नहीं कर सकते कि रिवीजन नहीं कर रहे, आप लास्ट के 30 डेज़ में डेली रिवीजन कीजिए, डेली भले ही थोड़ी ही देर कीजिए बट कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिपीटर्स स्टूडेंट। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सेकेंड अटैम्प्ट होगा या थर्ड अटैम्प्ट होगा। सो वो क्या कीजिए, अपने जो आइडेंटिफाई कीजिए अपने पास्ट मिस्टेक को, आपने इससे पहले जो भी अटैम्प्ट दिए उसमें आपने क्या गलतियाँ की, क्या आप क्वेश्चंस नहीं बना पाए टाइम ड्यूरेशन में, क्या आपका कॉन्सेप्ट लैक था, क्या आपका प्रैक्टिस लैक था, वो सब पे आप रिवाइज़ कीजिए, अपने पास्ट मिस्टेक को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, जो आपने पास्ट में गलतियाँ की थी उन्हें एनालाइज़ कीजिए। फॉर नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व PYQ विद एग्ज़ाम लाइक कंडीशन। आप जो भी PYQ है उसको एग्ज़ाम मैनर में सॉल्व कीजिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन में, जितना टाइम आपको एग्ज़ाम में मिलता है उतना टाइम लेके आप इस PYQ को सॉल्व कर सकते हैं। फोकस ऑन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस द वीक एरिया। आप मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपका सिलेबस तो आराम से कंप्लीट होगा, आपको बहुत कुछ पता होगा। फॉर बिगनर स्टूडेंट के को उतना नहीं पता होगा जितना आपको सब कुछ पता होगा। सो आप अब आप मॉक टेस्ट से मत डाइवर्ट होइए, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मॉक टेस्ट दीजिए और एनालाइज़ कीजिए अपना जो भी वीक एरिया है उसको। एंड मिनिमम कम से कम, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना दे सकते, बट मिनिमम कम से कम पर वीक में 2 मॉक टेस्ट तो दीजिए ही दीजिए, 2 मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालाइज़ कीजिए, तो मस्ट है, दिस इज़ द मस्ट। आप इससे ज़्यादा जितना देने का, मैंने आपका 2 से ज़्यादा आपको 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, वो आपकी मर्ज़ी, बट इतना तो देना ही होगा। सो चलिए आगे देखते हैं। सो टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको मालूम है 4 पेपर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS GK। सो जो इंग्लिश है वो आपका बहुत तगड़ा, मतलब उसमें आपको अच्छा मेहनत करना होगा क्योंकि इंग्लिश और GS GK से ही आपका मेरिट बनेगा, उसी से आपका मार्क्स बनेगा। मैथ्स और रीजनिंग तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, सो आपको अच्छा से करना पड़ेगा। सो इंग्लिश के लिए देखिए मैंने ऐसे यहाँ पे क्लासेस के साथ रिवीजन और सेल्फ स्टडी तीनों का एक टाइम टेबल बनाया है, टाइम ड्यूरेशन। सो इंग्लिश के लिए अगर आप क्लासेस करें तो 1 से 2 घंटा आप क्लासेस में दे दीजिए, अपने 15 से 20 मिनट आप डेली रिवीजन दीजिए, कम ही टाइम दीजिए बट दीजिए, तो रिवीजन दीजिए इसलिए मैं 15 से 20 मिनट लिया। सेल्फ स्टडी 1 घंटा की सेल्फ स्टडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। मैथ्स में 1 से 2 घंटा क्लासेस में इंगेज रहेगा आपका, 20 मिनट की आप रिवीजन कीजिए और 1 से 1.5 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए। रीजनिंग में 1 घंटा आप क्लासेस में दीजिए, 20 मिनट आप रिवीजन में दीजिए और 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी में दीजिए। GS GK में एक घंटा आप क्लासेस में दीजिए, 15 मिनट आप रिवीजन में दीजिए और फिर 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी में दीजिए। सो ये हमारा एक टाइम ड्यूरेशन, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम मैथ्स में 2 घंटा देना चाहते हैं, किसी में आधा घंटा देना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ओवरऑल ये बना रहा हूँ वीडियो ना। सो अब इंग्लिश की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन से हमारा टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 23 क्वेश्चन हम सही कर ले जाए। अगर आप लोग 23 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं ना, तो आप हो सकता है 22 21 में आके रुकेंगे। सो अगर आप पहले ही सोचेंगे कि 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले तो और नीचे आ जाएंगे। सो टारगेट रख के चलिए 25 आउट ऑफ 25 सही करें, बट कम से कम 22 से 23 तो सही के रेंज में रही। सो इंग्लिश के लिए क्या क्या आता है, वोकैबुलरी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट, ग्रामर। वोकैबुलरी के लिए आपको जानते हैं वोकैबुलरी के अंदर आपका सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया वोकैबुलरी के अंदर, एंटोनियम्स हो गया, फिर आपका ईडियम्स हो गया और भी बहुत कुछ हो गया। सो वोकैबुलरी ध्यान से कीजिए। क्लोज टेस्ट में आपको क्लोज टेस्ट करने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैराग्राफ रहता है, उसमें सेंटेंस के बीच बीच में डैश रहता है, जगह खाली रहता है, उसमें आपको क्लोज टेस्ट, उसके वेरियस में क्या क्लोज टेस्ट होगा वो भरना रहता है। उसके लिए आप रीडिंग कीजिए। लास्ट के दिनों में कुछ भी, कोई बुक या कुछ भी रिवाइज़ कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर कोई रीडिंग फॉर्म में इंग्लिश कर सकते हो तो आपका रिवीजन बढ़ेगा। ग्रामर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हुए, सो आपने आपके पर्सनल नोट्स होंगे जो आपने बनाए होंगे, तो अपने सारे टॉपिक को आप रिवाइज़ करना चालू कर दीजिए, रिवाइज़ करते रहिए ग्रामर्स के लिए। और देन GS GA में आप क्या कर सकते हैं, GS में करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जैसा कि आप जानते हैं ना, मिनिमम कम से कम 10 to 12 मंथ के करंट अफेयर्स पे आप फोकस करिए। उसको आप मैगज़ीन से भी कवर कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स वीडियोज़ भी अपलोडेड है, आप उससे भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर GS पोर्शन में बहुत सारे साइंस का पोर्शन हो गया, जनरल एबिलिटी GS का पोर्शन हो गया, वो सबको आप देख सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सबको भी आप PYQ के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। दैन स्टैटिक्स पोर्शन पे ध्यान दीजिए, इसको भी आप PYQ के थ्रू फोकस कीजिए कि PYQ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे।
उसके बाद एक है कि बुक ऑथर और अपॉइंटमेंट से जो होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के ही जो न्यूज़ होते हैं, जैसे कि बुक पब्लिश हुआ, कौन उसका ऑथर से, या क्या क्या न्यू अपॉइंटमेंट हुए, वो सब पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। सो मैथ्स के लिए अब बात करते हैं मैथ्स के लिए क्या कीजिए, पहले कंप्लीट कीजिए आपका इजी टॉपिक, इजी चैप्टर्स को। सबका अलग अलग इजी चैप्टर्स हो सकता है, किसी का कोई होगा, किसी का कुछ होगा। तो आपका जो भी इजी चैप्टर्स है आपको लगता है, उसको आप एक बार रिवाइज़ करके उसको कंप्लीट कर लीजिए कि वो आपकी तरफ से वो चेकलिस्ट डन है, मतलब कि आपका अच्छा से रिवाइज़ हो गया, उस तरीके से उसको रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए कि रिवाइज़ योर ओन नोट्स। आपका जो भी खुद का नोट्स होगा, जिसने आपने जिस भी एजुकेटर से पढ़ा होगा, जहाँ से ही पढ़ा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी, उन्होंने आपको नोट्स दिया होगा, उनका नोट्स होगा आपके पास। आपने इतने दिन प्रिपरेशन उनके नोट्स से की, उनकी क्लासेस से की, तो लास्ट के दिनों में भी वो नोट्स को प्रेफर कीजिए, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। गिवन मल्टीपल क्विजेस, फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि चैप्टर वाइज क्विजेस दीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है या बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप क्विज़ फॉर्मेट में क्विज़ दे सकते हो, सो आप ये कर सकते हैं। रीज़निंग के लिए क्या कीजिए, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लीजिए एक बार, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लीजिए। फिर चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फिर आप PYQ पे फोकस कीजिए रीज़निंग के लिए कि पिछले ईयर्स में क्या क्या किस तरह के PYQ पूछे गए थे रीज़निंग में, और फिर वही क्विज़ टाइप के मॉक दे सकते हैं रीज़निंग में। तो ये सॉर्टेड तरीका है रीज़निंग के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कि ये सब तो मैंने ओवरऑल बता दिया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इन पॉइंटों से तो डाइवर्ट बिल्कुल ही नहीं होना। सबसे फर्स्टली सेल्फ स्टडी। जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जाएगा, लाइक 30 डेज़, 29 डेज़, 28 डेज़, 27 डेज़, और जैसे जैसे टाइम आपका घटते जाएगा, वैसे वैसे आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ते जाना चाहिए। वैसे वैसे आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ते जाना चाहिए। मिनिमम आप कोशिश कीजिए कि आप डेली 6 से 7 घंटे के सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपके बचे हुए दिनों में। मॉक टेस्ट, आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप पर वीक कितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप 3 से 4 लगा लेंगे तो और भी अच्छा है। लगाना ही नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है। सो नेक्स्ट, प्रैक्टिस एवरी सब्जेक्ट। किसी भी चैप्टर सब्जेक्ट को छोड़िएगा मत। अब ये मत सोचिए कि मैथ्स और रीजनिंग तो सिर्फ क्वालीफाई पेपर है, तो ठीक है ना, इसमें प्रैक्टिस नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, अगर ये क्वालीफाई पेपर ही क्वालीफाई नहीं हुआ तो आगे का आपका इंग्लिश और GS में किया हुआ सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। सो इसको भी रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज़ योरसेल्फ एट रेगुलर बेसिस पे खुद को एनालाइज़ कीजिए, आपकी क्या गलती है, आपने क्या इम्प्रूव किया है, क्या और इम्प्रूव करना है, ये सब आप एनालाइज़ कर सकते हैं। मेक क्विक नोट्स, आप अपना एक क्विक नोट्स बनाइए। जैसे आप चैप्टर इतना सिलेबस को रिवाइज़ किए या एनालाइज़ किए, तो आपका कुछ कुछ पॉइंट होगा, कुछ कुछ टॉपिक होगा जो आपको समझ में आ रहा है कि ये आपको याद नहीं है, ये आपको करना ज़रूरी है, तो उसका एक क्विक नोट्स बनाइए। सो इस तरीके से मैंने ओवरऑल ये वीडियोज़ आपको बना दिया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं और भी वीडियोज़ चैनल पे लाता रहूँगा। सो चैनल पे बने रहिए एंड सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर such strategies videos. So hope so आपका वीडियो अच्छा लगा। So thank you so much and all the best for your upcoming examination.